तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंगफाई अपने दोस्तों को लेकर सीधा उसी माउंटेन में चला जाता है जहाँ पे गोड्स की रिमेनिंग्स होती हैं। मगर वहाँ पे जाते ही उन लोगों का सामना बहुत सारे बीस्ट से होता है जो कि इतने ज्यादा होते हैं कि उन लोगों को उन बीस्ट को डील कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। और फिर वो लोग वहाँ से किसी तरह भागकर वहाँ से दूर निकल आते हैं, मगर रास्ते में एक खाई होती है और योंगफाई को वहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड दिखाई देता है। वो लोग समझ जाते हैं कि उन्हें किसी तरह वहां तक पहुंचना है, मगर वहां पर ड्रैगन्स होते हैं जो कि प्रिंसेस चुनियान को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और उनकी वजह से वो फिर योंगफाई और अपने दोस्तों पर हमला करना शुरू कर देती है। ये देखते हुए फिर योंगफाई उस ड्रैगन पर हमला करने की कोशिश करता है ताकि वो किसी तरह प्रिंसेस को उसके असर से बाहर निकाल सके और इसमें वो कामयाब भी हो जाता है। पर अब उन लोगों को दोबारा से उसी आइलैंड में जाना था जहाँ पे वो उस ट्रेजर को हासिल कर सकते थे और वहाँ पे जाने के लिए वो कुछ चिली पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जिससे उन ड्रैगन्स को एलर्जी हो जाती है और वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और प्रिंसेस चुनियान जानबूझकर उन्हें अपने साथ बहुत ही दूर ले जाने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ योंगफाई को जैसे ही मौका मिलता है तो वो उस आर्टिफैक्ट को हासिल करने के लिए एक ट्री के पास चला जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर गहरे पानी के अंदर एक आर्टिफैक्ट मौजूद है। मगर वहाँ पर लियार भी आ जाती है और वो सेम उसी ट्रेजर को हासिल करना चाहती थी, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है। मगर योंगफाई किसी तरह पानी के अंदर चला जाता है और वो लड़की भी फिर उसके पीछे पीछे चली जाती है। ये देखकर योंगफाई कहता है कि ये लड़की तो एक नंबर की चिपकू है, इससे जान छुड़ानी ही पड़ेगी। मगर पानी के अंदर जाते ही उन्हें वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो लड़की कहती है कि अब समझ में आया कि तुम मुझे पानी के अंदर क्यों लेकर आना चाहते थे। अचानक कुछ टेंटिकल्स उसे आकर पकड़ लेती हैं और खींचते हुए अपनी तरफ लेकर जा रही थी। ये देखते ही लियार परफोरेंस से अपनी सोर्ड को मल्टीपल सोर्ड्स में ट्रांसफॉर्म कर देती है और उसी सोर्ड के जरिए फिर वो उन सारे ही टेंटिकल्स को काट कर रख देती है। जिसके बाद हम लोग दोबारा से योंगफाई को देखते हैं, वो अभी भी डीप की तरफ जा रहा होता है, मगर अचानक उसे भी अपने सामने कुछ ऑक्टोपस दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो कहता है कि लगता है कि शायद पहले इनसे निपटना होगा। वो अपनी सोर्ड निकाल कर एक ऑक्टोपस के सिर पे दे मारता है, जिससे वो उसका काम तमाम कर देता है। और दूसरी तरफ लियार अभी भी उन ऑक्टोपस की वजह से परेशान थी और इस तरफ योंगफाई उस ऑक्टोपस की वजह से काफी दूर निकल जाता है और इस तरफ मेंग लियार एक टेंटिकल के साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी इंजरी होती है और वो बेहोश हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जायंट टेंटिकल उसे चारों तरफ से लपेटकर अपने अंदर खींचकर सीधा मुंह में लेकर जा रही होती हैं। और इतने में अचानक फिर योंगफाई वहां पे आ जाता है और उस ऑक्टोपस का काम वही तमाम करके उसकी टेंटिकल्स को काट देता है। और जैसे ही मेंग लियार होश में आती है तो वो देखती है कि योंगफाई ने उस मॉन्स्टर को मारकर उसकी जान बचाई है, मगर उसके बावजूद भी वो अभी भी उन टेंटिकल्स में फंसी हुई होती है। ये देखकर योंगफाई दिल ही दिल में कहता है कि ये अच्छा मौका है इससे जान छुड़ाने का, ये इन टेंटिकल्स में लिपटी हुई है। उसे इस तरह सोचता देखकर मेंग लियार कहती है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। ये कहने के साथ ही योंगफाई उसे बस पानी में धक्का देकर ऊपर की तरफ भेज देता है और खुद डीप सी में चला जाता है। डीप सी में जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक गॉडली आर्टिफैक्ट होता है जो कि एक कटे हुए हाथ के साथ पड़ा हुआ था। तो योंगफाई जैसे ही उसे जाकर छूता है तो उसे फ्लैशबैक में साफ साफ दिखाई देता है कि उस गोड का हाथ कटकर इस आर्टिफैक्ट के साथ नीचे गिर गया था और फिर वो गोड आर्टिफैक्ट उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उसे खुद भी बहुत ही अजीब सा फील होता है। और वो कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, मेरी बॉडी इतनी ज्यादा भारी क्यों हो गई है। वो अपना पूरा जोर लगाकर अपनी बॉडी को सीधा खड़ा करने की कोशिश करता है, मगर अचानक जैसे ही उसकी बॉडी फ्री होती है तो वो वहाँ से पीछे जा पहुँचता है और अपने आसपास देखता है तो वहाँ का माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका होता है और उसे फिर से किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे शाओ शाओ कहकर पुकार रही होती है। मगर योंगफाई अपने आसपास देखता है तो उसे आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जिस पर वो कहता है कि कौन हो तुम, क्या कोई है यहाँ पे। इतने में फिर उसे एक शेडो दिखाई देता है और वो शेडो योंगफाई से कहता है कि जब तक गॉड पावर डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती तब तक हमारे पास एक उम्मीद है। सभी डीमंस और गॉड्स हेवन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और तुम्हारे जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस भी हैं। ये सुनकर योंगफाई कहता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो शेडो से कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब सा लगेगा, मगर मुझे लगता है कि हम लोग बहुत जल्द दोबारा से मिलने वाले हैं। ये सुनते ही योंगफाई कहता है कि फादर क्या ये आप हैं। वो उसकी तरफ जैसे आगे बढ़ता है तो वो शेडो अचानक से गायब हो जाता है, जिस पर योंगफाई भी हैरान रह जाता है। और फिर इतने में अचानक उसे एक और आवाज सुनाई देती है जो कि यूशिन की होती है
वो योंगफाई से कहती है कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे। यूशिन को देखकर योंगफाई बिल्कुल हैरान सा रह जाता है, मगर उसे यूशिन की शक्ल में फिर लियार दिखाई देती है जो कि उसे बचाने के लिए आ रही थी, क्योंकि एक ऑक्टोपस ने उसे पकड़ा हुआ होता है और वो पानी के अंदर डूब रहा था। मगर लियार फौरन से उसके पास आते ही अपनी सोड निकालकर उस ऑक्टोपस के टुकड़े टुकड़े करके योंगफाई की उससे जान बचा लेती है, क्योंकि योंगफाई अभी भी टेंटिकल्स में जकड़ा हुआ होता है। तो लियार उसके पास आते ही उससे कहती है कि वो गॉड आर्टिफैक्ट तो मेरा है, तुम जाओ यहाँ से। योंगफाई ऊपर की तरफ चला जाता है और दूसरी तरफ वो लड़की उसी आर्टिफैक्ट को लेने के लिए नीचे चली जाती है, मगर नीचे एक सिर्फ हैंड ही होता है। उस हैंड में मौजूद गॉड आर्टिफैक्ट तो योंगफाई की बॉडी के अंदर पहले ही चला गया था। वो लड़की उस गॉड हैंड को देखते हुए कहती है कि मैं इसके अंदर माउंटेन एंड सी की एनर्जी को फील क्यों नहीं कर पा रही, मगर आसपास अभी भी सी मॉन्स्टर्स घूम रहे होते हैं, जिस पर वो कहती है कि ये जगह यहाँ पे रुकने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, मुझे इस गॉड हैंड को यहाँ से लेकर जाना होगा। ये कहते हुए वो उस हैंड को बाहर निकालने की कोशिश करती है और जैसे तैसे करके वो उसे बाहर निकाल ही लेती है, मगर अचानक से वो जमीन हिलने लगती है और लड़की को बहुत ही जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी टेंटिकल्स जमीन से बाहर निकल आती है। इस तरफ हमें दिखाया जाता है योंगफाई को जो कि पानी से बाहर आ गया था, मगर अभी भी वो टेंटिकल्स में लिपटा हुआ था। अचानक उसे भी वही जोरदार आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा स्पिरिचुअल ट्री ही हिलने लगता है। ये देखकर योंगफाई समझ जाता है कि यहाँ कोई मुसीबत आने वाली है। वो फौरन से खुद को छुड़ाते हुए पानी के अंदर चला जाता है। जैसे योंगफाई पानी के अंदर जाता है तो उसे अपने हाथ के अंदर उसी गॉड आर्टिफैक्ट की एनर्जी को दिखाया जाता है। योंगफाई उस एनर्जी को देखकर कहता है कि ये जेड रुई तो मेरी बॉडी के साथ मर्ज हो गया है। वो उस पावर को जैसे ही ट्राई करता है तो उसकी स्पीड और पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एक अटैक के साथ बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स का खात्मा कर देता है। और इस तरफ लियार बहुत बड़ी बड़ी जायंट टेंटिकल्स में घिरी हुई होती है। वो टेंटिकल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, यहाँ तक कि लियार जैसे ही अपनी सोड से उन्हें काटने की कोशिश करती है तो वो सोड टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। और इतने में फिर एक टेंटिकल उससे आकर जैसे ही टकराती है तो वो बेहोश हो जाती है और वो जायंट मॉन्स्टर उसे अपने मुंह में डालने ही वाला होता है कि इतने में फिर वहाँ पर योंगफाई आ जाता है और वो उस लड़की को बचाने के लिए अपने जायंट हैंड का इस्तेमाल करते हुए उसे पकड़कर उसके मुंह से निकाल लेता है और फौरन से ऊपर की तरफ जाने लगता है। मगर वो मॉन्स्टर भी उनके पीछे पीछे ऊपर की तरफ जाने लगता है। ये देखते ही योंगफाई पानी से ऊपर आते ही हवा में ऊपर चला जाता है और वो मॉन्स्टर उनके पीछे पीछे हवा में ऊपर आ जाता है। मगर इतने में लियार को होश आ जाता है और वो एक लोटस क्रिएट करके योंगफाई को पानी में गिरने से बचा लेती है और वो दोनों ही उसी लोटस के ऊपर खड़े होकर उस जायंट मॉन्स्टर को देखते हैं। वो मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अपना ग्रीन पॉइजन थ्रो करता है, जिसे देखकर लियार फौरन से अपनी सोड निकालती है और उसे सोड को गोल गोल घुमाना शुरू कर देती है। उसकी सोड उसके चारों तरफ एक शील्ड की तरह काम कर रही थी, मगर वो लिक्विड इतना ज्यादा होता है कि लियार उसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पा रही थी। ये देखकर योंगफाई के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फौरन से अपनी लेजेंडरी कमान बाहर निकालता है और सीधा उस पर निशाना लगाते हुए एरो को जैसे ही छोड़ता है तो वो एरो सीधा उस ऑक्टोपस के मुंह के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो ऑक्टोपस वहीं ढेर हो जाता है। मगर वो लोग देखते हैं कि उस ऑक्टोपस के मरने के बाद अचानक से उसकी बॉडी फूलना शुरू हो गई है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि इसकी बॉडी तो एक्सप्लोड करने वाली है। मगर लियार कहती है कि अगर ये एक्सप्लोड हो गया तो फिर हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये हमारे बाहर निकलने के रास्ते के बिल्कुल सामने पड़ा है। तो योंगफाई कहता है कि क्या तुम्हारे पास इसका कोई सोल्यूशन है? तो वो लड़की कहती है कि नहीं, अगर मैं अपनी सारी की सारी पावर भी इस लोटस के जरिए यूज करूं तो भी शायद मैं इसे इसकी जगह से नहीं हटा सकती, ना ही मैं इस एक्सप्लोजन को ज्यादा देर तक ब्लॉक कर पाऊंगी। तो योंगफाई कहता है कि ठीक है, तो फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। वो कहते ही वो जायंट हैंड क्रिएट करके उस ऑक्टोपस के बिल्कुल करीब चला जाता है, जिस पर वो लड़की भी हैरान हो जाती है। और फिर जैसे ही ऑक्टोपस एक्सप्लोड होता है तो उसके अंदर से सारा पॉइजन बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से मैंग लियार अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है और योंगफाई अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए दो जायंट हैंड क्रिएट करके उस ऑक्टोपस की बॉडी को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और योंगफाई लियार के साथ वहाँ से दूर आकर गिरता है। वो एक पहाड़ से नीचे गिरने ही वाला होता है कि वो लियार को धक्का देकर पीछे फेंक देता है और खुद उस पहाड़ से नीचे जा गिरता है और गिरते हुए वो उससे कहता है कि उस जायंट हैंड को संभाल कर रखना। और दूसरी तरफ मैंग लियार वो उस जायंट हैंड को देखकर वहीं पर ही बेहोश हो जाती है।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेंग लियार शेनलान अकेडमी वापस आ चुकी होती है और वो एक बिस्तर पर पड़ी हुई थी और केविन जुओ उसके पास में बैठा हुआ था। वो पिछले 2 दिन से उसकी केयर कर रहा था। वो उसके हाथ को छूने की कोशिश करता है मगर डर के मारे वापस पीछे हटा देता है। और इतने में फिर वहाँ पर सीनियर लानफेंग आ जाता है जो कि केविन से कहता है कि जूनियर तुम पिछले 2 दिन और 2 रातों से यहाँ पे मौजूद हो और अभी तक तुम सोए भी नहीं हो। तुम जाकर आराम करो, मैं थोड़ी देर के लिए लियार का ख्याल रखता हूँ। मगर इस तरफ केविन कहता है कि जब तक जूनियर मेंग होश में नहीं आ जाती तब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा। मगर लानफेंग उससे कहता है कि सुनने में आया है कि मेंग लियार की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उन गोड्स रिमेनिंग्स ने एब्जॉर्ब कर ली है। इसे पूरी तरह से रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए तुम बात को समझने की कोशिश करो। मगर इतने में अचानक मेंग लियार होश में आ जाती है और कहती है कि क्या मैं सी ऑफ गॉड से वापस आ गई हूँ। ये कहकर वो उठकर बैठ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे कैसे आई। मगर इस तरफ केविन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि जूनियर फाइनली तुम होश में आ गई। मगर वो होश में आने के बाद कहती है कि मैं तो उस फॉरेस्ट में मौजूद थी, मैं यहाँ पे कैसे आई। तो केविन उससे कहता है कि अपने दिमाग पर जोर मत डालो, तुम इस वक्त बहुत ज्यादा वीक हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा आराम करना चाहिए। मैं फौरन से जाकर डीन को ये इन्फॉर्म करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ लानफेंग उससे कहता है कि 2 दिन पहले तुम मुझे एक पीक के बिल्कुल किनारे पर बेहोश पड़ी हुई मिली थी, पर तुम्हारे हाथ में एक गॉड हैंड भी था जिसे तुमने काफी टाइटली पकड़ा हुआ था। डीन ने पर्सनली तुम्हारी बॉडी को अच्छे तरीके से डायग्नोज किया है और उन्होंने कहा है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। और शुक्र है कि तुम्हारे इंजर्ड होने के बावजूद भी तुम्हारी फाउंडेशन डैमेज नहीं हुई। तुम 2 दिन तक आराम करो, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मगर वो लड़की कहती है कि योंगफाई वो कहाँ है, क्या वो तुम्हें वहाँ पे नहीं मिला। ये सुनकर लानफेंग हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मतलब योंगफाई वहाँ पे नहीं मिला, क्या वो भी वहाँ पे तुम्हारे साथ था और तुम दोनों ने एक साथ मिलकर इस ट्रेजर को तलाश किया है, और क्या वो लड़का अभी भी वहीं पे ही फंसा हुआ है। मगर इतने में वहाँ पे डीन आ जाता है और वो कहता है कि क्या मैंने सही सुना, मेरी बच्ची होश में आ गई है। वो उसे देख कर कहता है कि चलो शुक्र है कि तुम ठीक हो। वो लानफेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम दोनों किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात कर रहे थे। तो वो लड़की फिर डीन से कहती है कि इस ट्रेजर को मैंने अकेले तलाश नहीं किया, इसे तलाश करने में मेरा साथ योंगफाई ने दिया है। मगर केविन को कहता है कि क्या वो लड़का वहाँ पे चला गया। तो लानफेंग कहता है कि उसे वहाँ पे जाने के लिए मैंने कहा था, क्योंकि वो एग्जाम को पास करना चाहता था और उसके लिए हम लोग उसे एक और मौका देना चाहते थे। ये बात सुनकर डीन उससे कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उस लड़के में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो। सच में ये सब बहुत ही कम होता है कि तुम किसी बंदे पर इंटरेस्ट लो। तो लानफेंग बताता है कि मैं इस लड़के के पास्ट के बारे में जानता हूँ। ये लड़का चू किंगडम में रहता था, मगर उससे पहले ये कहाँ था उसके बारे में कोई आइडिया नहीं। तो दूसरी तरफ फिर डीन कहता है कि अगर उस लड़के ने उस आर्टिफैक्ट को छुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये लड़का कोई इविल नहीं है। और लियार कहती है कि मैं फौरन से उसे देखने के लिए जा रही हूँ। मगर लानफेंग कहता है कि सिस्टर तुम आराम करो, वैसे भी तुम काफी कमजोर हो चुकी हो और तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो इसलिए मैं खुद उसे लेने के लिए जाऊंगा। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग दोबारा से योंगफाई को देखते हैं जो कि एक दरख्त के ऊपर पड़ा हुआ होता है और उसके नीचे गहरी खाई होती है और एक बर्ड उसके ऊपर आकर पोटी कर देता है, जिसकी वजह से उसे होश आ जाता है और वो कहता है कि ये क्या है। वो फौरन से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने आसपास देखता है तो वो कहता है कि बाप रे क्या लक है मेरा। और फिर उसे प्रिंसेस चुनियान और डोंग की आवाज सुनाई देती है। वो लोग उसे बाहर ढूंढ रहे होते हैं। इस तरफ योंगफाई उछलते हुए उन्हें आवाज देने की कोशिश करता है तो अचानक वो दरख्त टूट जाता है, जिसकी वजह से योंगफाई नीचे गिरने लगता है। मगर अचानक प्रिंसेस चुनियान भी वहाँ पे आ जाती है और उसे फ्लाइंग टाइगर की मदद से बचाकर वापस उसी माउंटेन के ऊपर ले आती है और उसे डांटते हुए कहती है कि तुम तो मुझे 2 मिनट के लिए भी सुकून नहीं देते, हम हर वक्त कहीं ना कहीं गायब भी हो जाते हो। और इस तरह फिर कियान भी उससे कहता है कि शुक्र है कि ब्रदर तुम ठीक हो, मुझे तो लगा था कि शायद तुम मर चुके होगे। मगर योंगफाई कहता है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ, मुझे क्या हुआ है, और वैसे भी इससे और ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। ये कहने की ही देर थी कि अचानक से वहाँ पर वही तीनों ड्रैगन्स वापस आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो लोग कहते हैं कि क्या अब इससे भी कुछ और बुरा होने वाला है। वो ड्रैगन साथ ही साथ उन पे जैसे ही हमला करते हैं तो वो लोग बचने के लिए टाइगर शील्ड के चारों तरफ छुप जाते हैं और फिर जान
बचाकर यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रैगन्स उन लोगों पर हर जगह से अटैक कर रहे होते हैं और वो लोग अपनी सोर्ड्स की मदद से उन रूट्स को काटते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और प्रिंसेस चुनियान उससे कहती है कि तुम्हारी जबान ही काली है, तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते। और कियान भी कहता है कि ब्रदर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, मैं पहले ही इन ड्रैगन से तंग आ चुका हूँ क्योंकि ये ड्रैगन पिछले 2 दिन से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और चुनियान भी कहती है कि पिछले 2 दिन से तुम सो रहे थे और ये ड्रैगन हमारी बैंड बजा रहे थे। मगर फिर योंगफाई उन लोगों से कहता है मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही, मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम लोगों ने उस मेंगलियर को देखा है। ये सुनकर प्रिंसेस चुनियान गुस्से में कहती है कि तुम्हें अभी भी उस लड़के की पड़ी हुई है। और दूसरी तरफ कियान कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो लड़की खूबसूरत है, मगर अभी भी मुझे अपना कुछ उससे हिसाब लेना है। ये कहने के बाद वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो तीनों ही ड्रैगन्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और बहुत ही जोर जोर से धाड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखते ही वो सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और योंगफाई उन लोगों से कहता है कि कोई भी इन ड्रैगन्स की तरफ मत देखना। और इतने में वो ड्रैगन अपनी थर्ड आई का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर वो लोग उसकी तरफ नहीं देखते। और फिर प्रिंसेस चुनियान कहती है कि अपनी लेजेंडरी बो का इस्तेमाल करो, मगर योंगफाई साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि एक काम करो, तुम ही वो बो निकाल कर इन्हें शूट करो, क्योंकि अगर मैंने वो लेजेंडरी बो निकाली तो ये मुझे अपने कंट्रोल में कर लेगा और मुझे पता नहीं चलेगा कि फिर मुझे किसे शूट करना है। वो लोग अभी उन ड्रैगन्स के बीच में फंसे हुए होते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लानफेंग को, जो कि उन लोगों को वहाँ पे देखते ही फौरन से अपने ड्रैगर को ऊपर की तरफ थ्रो करता है, जिसकी वजह से आसमान से एक फ्लेमिंग ड्रैगन नीचे आ जाता है, जो कि वहाँ पे मौजूद तीनों ही ड्रैगन्स को जकड़ लेता है। और वहाँ पे जैसे ही एक धमाका होता है तो वो सारे ही ड्रैगन्स जलने लगते हैं और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। और इस तरह फिर सीनियर लानफेंग उन लोगों से कहता है कि चलो मेरे साथ चलो। ये कहते ही वो उन्हें अपने साथ वहाँ से लेकर जा रहा होता है। उसे वहाँ पे देखकर कियान कहता है कि सीनियर ब्रदर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे आकर हमारी हेल्प की, वरना हम तो यहाँ पे मारे जाते। मगर दूसरी तरफ सीनियर उनसे कहता है कि तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, असल में हमें योंगफाई के बारे में सच्चाई पता चल गई है। उसने मेंगलियर के साथ ट्रेजर को तलाश करने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए अब तुम लोग शेनलान एकेडमी में एडमिशन ले सकते हो, तुम लोग इसके लिए एलिजिबल हो। ये सुनकर कियान बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि फाइनली हम लोग शेनलान एकेडमी में जाएंगे। और फिर दूसरी तरफ हमें शेनलान एकेडमी में दिखाया जाता है कि सारे ही डिसाइपल्स एक जगह जमा होते हैं और दूसरी तरफ डीन सब लोगों को बता रहा होता है कि बाकी के 2 डीन इस वक्त कल्टीवेशन करने के लिए गुफाओं के अंदर चले गए हैं, इसीलिए फिलहाल मैं अकेला ही यहाँ पे मौजूद हूँ और अब मैं अकेला ही इस सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करूंगा। सबसे पहले तुम सब लोग मिलो मेरी प्यारी चहेती डिसाइपल से। इसका नाम मेंगलियर है और ये टेंटाई सेक्ट की डिसाइपल है। ये यहाँ पर कुछ खास बुक्स को रीड करने के लिए आई है। वहाँ पे खड़े हुए जितने भी डिसाइपल होते हैं वो मेंगलियर को देखकर काफी हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि ये लड़की तो काफी खूबसूरत है, मगर ये टेंटाई सेक्ट की टॉप डिसाइपल है। मगर फिर डीन उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग ये सब कुछ देखकर हैरान हो, अभी तो मैंने तुम्हें कुछ और भी दिखाना है। असल में उस डिवाइन सी के अंदर मौजूद डिवाइन हैंड मेंगलियर ने ढूंढ निकाला है। ये कहने के बाद वो सब लोगों को उसी जायंट गॉड का हैंड दिखाते हैं और डीन उन लोगों से कहता है कि क्योंकि ये डिवाइन हैंड अब हमारे पास है तो हमारे ऊपर मौजूद बैन अब हट गया है। और वो मेंगलियर से भी कहता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहोगी। तो मेंगलियर पहले तो शर्माने लगती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसे क्या बोलना चाहिए, मगर फिर वो डीन से कहती है कि आपने मेरी इतनी तारीफ की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं सच्चाई सब लोगों को बताना चाहती हूँ ताकि सबको पता चले कि इस ट्रेजर को तलाश करने वाला कौन है। वो सब लोगों को बताती है कि ये ट्रेजर मैंने अकेले नहीं तलाश नहीं किया, बल्कि इसमें योंगफाई ने मेरा साथ दिया है, क्योंकि उस फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही पावरफुल बीस्ट मौजूद थे और मैं इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी, इसीलिए योंगफाई ने मेरी मदद की ताकि मैं उस ट्रेजर को ढूंढ सकूं। अगर उसने मेरी मदद ना की होती तो शायद मैं आज उन डीमंस के हाथों मारी जा चुकी होती। मगर फिर दूसरी तरफ डीन कहता है कि बदकिस्मती से वो लड़का अब मर चुका है और अगर वो जिंदा होता तो शायद हम लोग उसे अपनी एकेडमी में एडमिशन दे देते। ये कहने के साथ अचानक उन्हें वहाँ पर योंगफाई आता हुआ दिखाई देता है। उन लोगों को वहाँ पर आता हुआ देखकर मेंगलियर बहुत ज्यादा खुश होती है और अपना हाथ हिलाकर योंगफाई की तरफ इशारा करती है और ये बात केविन जुओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो योंगफाई लियर को देखते ही फौरन से उसके पास चला आता है और लियर भी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है
और उससे कहती है कि मुझे अभी भी तुम्हें लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं, मगर क्योंकि ये जायंट गॉड हैंड हम लोगों ने एक साथ ही तलाश किया है तो इसलिए इसका क्रेडिट तुम्हें भी मिलना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ ना होते तो शायद मैं वहाँ पे मर चुकी होती। तो योंगफाई कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ, बल्कि मेरे इन सारे साथियों की वजह से हुआ है। अगर ये लोग मेरे साथ ना होते तो शायद तुम भी जिंदा ना होती, ना ही मैं जिंदा होता। और वैसे भी इन लोगों ने ही तो मेरी उस बैरियर को तोड़ने के लिए मदद की थी। तो इतनी तारीफें सुनने के बाद प्रिंसेस चुनियान कहती है कि ये सारी बातें ये मुझे नहीं बोल सकता था। मगर फिर दूसरी तरफ केविन जुओ कहता है कि जरा इसकी तरफ देखो तो सही, इसे कितना प्राउड फील हो रहा है। सच में बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। मगर दूसरी तरफ फिर सीनियर लानफेंग आ जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम भी उस रून फॉरेस्ट में जाकर इस तरह का कुछ लेकर आना चाहते हो तो तुम भी वहाँ पे जा सकते हो, ताकि तुम्हें भी तो पता चले कि वहाँ से जिंदा वापस आ पाना ही कितना मुश्किल है। और दूसरी तरफ फिर डीन कहता है कि सुनो बच्चे, ये ट्रेजर किसने तलाश किया है इसके बारे में हमें पता चल चुका है। मगर फिर योंगफाई अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग मेरे साथ आ जाओ। वो उन्हें लेकर डीन के पास खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस ट्रेजर को मैंने अकेले तलाश नहीं किया, बल्कि ये ट्रेजर हम सब लोगों ने एक साथ मिलकर तलाश किया है। मैं चाहता हूँ कि इसका क्रेडिट हम सबको मिलना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के बगैर हम लोग बिल्कुल अधूरे हैं। उसका ये रिएक्शन देखकर डीन भी उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम तो सच में काफी समझदार हो। वो सब लोगों से कहता है कि योंगफाई और उसके दोस्तों ने मेंग लियार की इस ट्रेजर को ढूंढने के लिए मदद की है, तो इसलिए हम सब लोग उनके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से इन्हें अपनी अकेडमी का एक डिसाइपल अनाउंस करते हैं। ये बात सुनकर दूसरी तरफ कियान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे खुशी के मारे आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि फाइनली मैं शेंडन अकेडमी का डिसाइपल बन गया। और प्रिंसेस चुनियान भी कहती है कि चलो अब कुछ और भी ज्यादा मजा आने वाला है। मगर इस तरफ योंगफाई की नजरें अभी भी उसी लाइब्रेरी की तरफ होती है जहाँ पे वो एंशिएंट बुक्स होती है। वहाँ पर हमें एक बर्ड को दिखाया जाता है। उस बर्ड के जरिए कोई बंदा उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा था। वो बंदा उन्हें देखते हुए कहता है कि आखिर वो जेड रुई डीप सी के अंदर से अचानक से गायब कैसे हो गई। पर खैर वैसे भी उस गॉड आर्टिफैक्ट के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता। मगर मेरे लिए इतना ही काफी है कि ये डिवाइन ब्लड इस अकेडमी में एंटर हो चुका है। अब मैं अपना वो अधूरा काम पूरा कर सकता हूँ। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।